चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भारत में अगले साल होने जा रहे G20 शिखर समिट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने की काफी संभावना है। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के G20 समिट से नदारद रहने वाले पुतिन अपने मित्र देश भारत द्वारा सितंबर 2023 में आयोजित किए जा रहे शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। G20 शेरपा स्वेतलाना नुकाश ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की पूरी संभावना है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता लेने वाला भारत 2023 में 9 से 10 सितंबर को यह शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के आर्थिक रूप से अहम माने जाने वाले 20 देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर शहर का दौरा करेंगे। इसके मद्देनजर लगभग 4000 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के दौरे से पहले शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। एसपीजी के जवानों की मौजूदगी में पुलिस आज शनिवार को यात्रा मार्ग का जायजा ले रही है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान मोदी 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वह नागपुर से बिलासपुर के बीच चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और नागपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। बयान के मुताबिक मोदी नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे और वह नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करने के साथ ही नागपुर के मिहान क्षेत्र में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पंजाब में एक बार फिर से पुलिस थाने पर रॉकेट लॉन्चर से हमले की घटना सामने आई है। तरनतारण जिले के थाना सरहाली के साथ लगते सांझ केंद्र में देर रात रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ, जिसमें बिल्डिंग के शीशे टूट गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे की है और अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस साल अगस्त में पंजाब पुलिस के स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मोहाली पर भी इसी तरह का रॉकेट लॉन्चर अटैक हुआ था। बाद में यह आतंकी हमला निकला था। वहीं अधिकारियों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ओर से पंजाब का माहौल बिगाड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो तरनतारण RPG फायर अटैक का एक आतंकी हमला है और इसके पीछे खालिस्तानी समर्थक आतंकियों के हाथ होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के पैतृक गांव में RPG फायर किया गया है और इसके पीछे का मकसद है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकी रिंदा के टेरर को जिंदा बनाए रखने चाहती है। राजस्थान में श्री गंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजर्स के बीच गोलीबारी हुई। BSF के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस घटना में भारत की ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि BSF ने सीमा पार के अपने समकक्षों के सामने विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है और उसके लिए आज शनिवार को अनूपगढ़ सेक्टर में फ्लैग मीटिंग बुलाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने सबसे पहले अपराह 2 बजे BSF जवानों पर 6 से 7 राउंड गोलीबारी की, जो किसान गार्ड के रूप में सीमा पार के आगे तैनात थे, जिसका उद्देश्य उनके क्षेत्र में खेतों में काम करने वाले 5 स्थानीय किसानों की सुरक्षा करना था। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई में BSF किसान गार्ड दल ने पाक रेंजर्स पर लगभग 18 राउंड गोलीबारी की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के मोर्चे पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोलीबारी का यह बिरला ही मामला है। मध्य प्रदेश के बैतूल में तन्मय साहू नामक 8 साल का एक बच्चा 400 फुट गहरे बोरवेल में बीते 6 दिसंबर को गिर गया था। तन्मय बोरवेल में 55 फीट की गहराई में फंसा हुआ था। पिछले लगभग 4.5 दिन से तन्मय को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। आज सुबह तन्मय को बोरवेल से निकाल लिया गया था और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तन्मय की जान नहीं बचाई जा सकी। बैतूल जिला प्रशासन ने कहा कि 8 साल का तन्मय साहू जो बोरवेल में गिर गया था, उसकी मौत हो गई है। बता दें कि तन्मय को बचाने के लिए NDRF और SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। बोरवेल के पास एक सुरंग बनाई गई थी और उसके बाद तन्मय को निकाला गया। हालांकि तन्मय की जान बचाने में कामयाबी नहीं मिली। तन्मय की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों के बीच मातम का माहौल है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। प्रेम संबंधों में बाधा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। कानपुर में एक पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए पहले तो उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया
वो अपने नापाक इरादों में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अस्पताल में अच्छा इलाज मिलने से वह बच गया। इसके बाद पति ने उसे दवाइयों के नाम पर जहर देना शुरू कर दिया, जिससे पति की लिवर और किडनी फेल हो गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन कानून के शिकंजे से वो भी बच नहीं सकी। पुलिस ने सपना के प्रेमी और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले ऋषभ त्रिपाठी की पत्नी सपना के प्रेम संबंध राज कपूर गुप्ता से थे। ऋषभ को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद प्रेम में बाधा बनते देख सपना ने अपने प्रेमी राज कपूर के साथ मिलकर अपने पति ऋषभ की हत्या करने का प्लान बना डाला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर ऑस्ट्रेलिया से आए उद्योगपतियों से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री भी विदेशों में रोड शो कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार ने करोड़ों के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार लगातार जुटी हुई है। वैश्विक स्तर पर यूपी में निवेश कराने की तैयारियों में योगी मंत्रिमंडल के सदस्य कई देशों में रोड शो कर रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी अहम भूमिका रही। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान स्टार कैंपेनर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां की। इसी का नतीजा रहा कि जिन 25 विधानसभा सीटों पर सीएम योगी की रैलियां हुई, उनमें से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम की काफी डिमांड रही। उन्होंने गुजरात की कुल 25 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 9 सीटें ऐसी थी जिन पर 2017 में 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। गुरुवार 8 दिसंबर को जब परिणाम आए तो बीजेपी को बीकानेर, जागड़िया, चौरासी, सनखेड़ा, मोहम्मदाबाद, द्वारका, रापन, धांगधारा, वारछा, सोमनाथ, सावरकुंडला, विरमगाम, उमरेड, दबोई, गोधरा, धंधुका, धोलका और महुआ विधानसभा में जीत मिली। जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली वहां भी अंतर काफी कम था। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल की भी नैया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार लगाया। हार्दिक पटेल विरमगाम विधानसभा से जीते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सीट के लिए 26 नवंबर को प्रचार किया था। चक्रवात मैंडूस के कारण तमिलनाडु में भीषण तबाही का मंजर देखा जा रहा है। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव है। तेज हवा से कई पेड़ और दीवारें गिर गई। इनके नीचे दबकर कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान मैंडूस उत्तरी तमिलनाडु तट पर टकराने के बाद कमजोर हो गया है और इसके धीरे धीरे कमजोर होने और आज शनिवार दोपहर तक पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इस तूफान ने शुक्रवार आधी रात के आसपास ममल्लापुरम से दस्तक दी और राजधानी चेन्नई सहित तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं और भारी बारिश हुई। दिल्ली में एमसीडी के नतीजे आने के बाद भी सियासी ड्रामा जारी है। कांग्रेस नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के चंद घंटों बाद घर वापसी कर ली गई। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहदी अपने दोनों पार्षदों नाजिया खातून और औरस बिला बेगम के साथ फिर से कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं। इसके साथ उन्होंने ऐसा करने के लिए माफी भी मांगी है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी उनके कुछ अन्य पार्षदों को भी प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है। भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आज यानी शनिवार को सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में आमने सामने हैं। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम के जोहर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जा रहा है। 3 मैचों की सीरीज मेजबान बांग्लादेश पहले ही जीत चुकी है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि तीसरे वनडे को जीतकर सीरीज में मेहमान टीम इंडिया की क्लीन स्वीप करने की होगी। वहीं भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला लाज बचाने वाला है। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप से बचना चाहेगी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।